हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर टू लर्निंग विथ पोएम नंबर 2.8 स्मॉल टाउन एंड रिवर्स एंड पोएट इज ममंग दाई। क्लियर है। इसके पहले बहुत सारे हमने आपके लिए पोएम्स लेके आए थे। अब ये 2.8 आपका मतलब ये लास्ट पोएम है, ठीक है। इसके पहले आपको पूरे पोएम्स हमने क्लियर करवा दिए। आपसे कहा था, हमने प्रॉमिस किया था कि आपको पूरे पोएम्स कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के और बाकी चीज़ें भी लेके आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा, और इस एक बात और बता दें कि इससे रिलेटेड आपको हमने 10th के बायो और मैथ के भी वीडियोस अपलोड किए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स होने ज़रूरत हो, 10th 9th 8th 7th ये सब हम थोड़ा कवर करना हमने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे करके वन स्टेप बाय स्टेप चढ़ना ही अच्छा होता है। धीरे धीरे करके हम कवर कर रहे हैं। आपके कोई रिलेटिव्स हो तो उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए कि हेलो स्टडीज़ एक चैनल है जिसमें हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, देन स्मॉल टाउन एंड रिवर्स ममंग दाई, ठीक है, लास्ट पोएम है। इनका बॉर्न 1957 में ये बॉर्न हुई थी, ठीक है। नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं एंड फॉर्मर सिविल सर्वेंट ऑफ ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, जो इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से लिखती थी और आधी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से लिख सकती थी। और क्या दिया उनके साथ में ही वर्क्स विद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन प्रोग्राम। बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी वो उन्होंने अटेंड किए एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उन्हें 2017 में, ठीक है। इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2017 में मिला। ये काम कब किए थे? 2011 के। इसमें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड उन्हें 2011 में मिला था जो काम किया था, और फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें 2017 में मिला, ठीक है। अब ये जो पोएम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इन्होंने 2004 को ये जो पब्लिश हुई ना, ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपको दिया गया है, ठीक है। छोटा सा पार्ट है। इसमें ये एक छोटे से शहर के बारे में बताना चाह रही हैं जहाँ वो रहते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, सुकून शांति रहती है, जीना मरना लगा रहता है, बस उसके बारे में। तो चलते देखते पोएम में क्या है, चलिए देखते हैं ना। स्टेंजा स्टार्ट करें। तो स्टेंजा स्टार्ट करने के पहले पर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया होगा, उम्मीद तो बहुत करती। हर बार हमने आपको बताया कि प्लीज़ पहले आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं। Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter. Small towns always remind me of death. मतलब हमेशा मुझे मौत की याद दिलाते रहती। जो छोटे छोटे शहर हैं हमेशा मुझे मौत की याद दिलाते रहते। क्यों मौत की याद दिलाते रहते? बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो फैसिलिटीज़। वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं होते, एजुकेशन से रिलेटेड भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है स्मॉल टाउन्स में, है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सीधे सीधे उन्हें बड़े शहरों में ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा कह रही हैं कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। आगे देखिए, माई होम टाउन लाइज कामली मतलब एकदम शांत, एमिडस्ट द ट्रीज। एमिडस्ट मतलब बसा होना, ठीक है। मेरा जो होम टाउन है, मैं जहाँ रहती हूँ, कौन बोल रहे हैं? ममंग दाई कह रही, पोएट कह रही हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत एकदम शांत माहौल है। वहाँ पर मेरा गांव बसा हुआ है और पूरे ट्रीज़ के बीच में। तो पूरे ट्रीज़ के बीच में कहने का क्या मतलब है? मीन्स वहाँ ज़्यादा कोई बिल्डिंग्स नहीं है, ज़्यादा कोई इमारत नहीं है, मतलब पूरी हरियाली छाई हुई है, एकदम सुकून है, एकदम शांति है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। हमेशा एक जैसा वेदर रहता है, एक जैसा माहौल रहता है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। अब पूरी हरियाली छाई है तो गर्मी में भी तो ठंडक का एहसास तो मिल नहीं है। हरियाली छाई है तो पेड़ पौधे से तो हवा मिलती है ना, इसलिए वेदर एक जैसा रहता है, ठीक है। देखिए, समझ आया ना। छोटे शहर हमेशा मुझे मौत की याद दिलाते रहते। ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती ना। यहाँ कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। मेरा गांव है जो पेड़ों के बीच में बसा है, पूरी हरियाली के बीच में बसा हुआ है। जहाँ मैं हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, शांत सा माहौल है, और गर्मी और सर्दी में कोई असर ज़्यादा
असर नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विद द डस्ट फ्लाइंग ऑन द विंड हॉलिंग डाउन द जॉर्ज। विद द डस्ट फ्लाइंग है इन द सन। डस्ट फ्लाइंग मतलब धूल उड़ते रहती है, वहाँ हमेशा धूल उड़ते रहती है। तो ये जो धूल उड़ना है ना, ये मौत का इशारा कर रहे हैं। ये इंटर मीनिंग आपको अंदर की जो मीनिंग है वो बता रहे हैं, ये मौत का इशारा करते हुए बता रही। क्या है? वहाँ हमेशा धूल उड़ते रहती, मतलब लोग मरते रहते, जी मरते रहते, वहाँ हमेशा होते रहते हैं मरने का। देखिए, ऑन द वाइंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज। हॉलिंग मतलब क्या होता है पता है? जोरों से बहना। जॉर्ज मतलब घाटी, जॉर्ज मतलब घाटी। तो घाटी पे जो हवाएं बहुत जोरों की बहती है, हमेशा, आज का नहीं, हमेशा जोरों की बहती है, धूल हमेशा उड़ते रहती है। समझ में आ रहा है? जिसका मतलब सुकून और शांति तो है, लेकिन पल पल में मौत खड़ी है, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। कौन सी जगह पे है देखिए आप। ठीक है। जस्ट द अदर डे समवन डाइड। जस्ट द अदर डे समवन डाइड। बस दूसरे ही दिन किसी की मौत हुई थी। इन द ड्रेडफुल साइलेंट वी वेप्ट। ड्रेडफुल भयानक, वेप्ट रोना, वीप मतलब रोना होता है। तो बहुत भयानक सन्नाटा छाया था, उसमें हम रोए थे। किसी की मौत हो जाती तो सन्नाटा ही छाया रहता, सिर्फ रोने की आवाज़ आती है और कुछ नहीं आता। ठीक है। तो बस हर दूसरे दिन किसी की मौत होती थी और भयानक सन्नाटे में हम रोते थे, बहुत भयानक सन्नाटे में हम रोए थे। देखिए, लुकिंग एट द सैड डेथ टू ट्यूबरोसिस। लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। हमने इसके पहले भी आपको कोई पोएम्स में बताया था, जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि पोएट उस चीज़ को क्या जोर देकर कहना चाह रहे हैं, मतलब आपको उसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो लुकिंग एंड सेड रेड टू ट्यूबरोसिस। रेड मतलब होता है माला, एंड ट्यूबरोसिस रजनीगंधा का फूल, तो रजनीगंधा के फूलों की माला। लुकिंग एट द सेड रेड टू ट्यूबरोसिस। जो फूलों की जो माला है, कौन से? रजनीगंधा के फूलों की माला पुष्पांजलि देकर उसे विदा किया जाता था। किसे? जिनकी डेथों के फूलों की मालाएं चढ़ाई जाती है। जब डेथ हो जाती है तो उनमें फूल चढ़ाए जाते हैं, मालाएं चढ़ाई जाती, चढ़ाते हैं ना। तो जो जिनकी डेथ हो गई उनमें फूलों की माला चढ़ा के उन्हें विदा करते हैं। लुकिंग एट द सैड रेड टू ट्यूबरोसिस। लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, बस यही चल रहा है। बीच की लाइफ की कोई मीनिंग नहीं, जी रहे हैं फिर मर रहे हैं। चलिए देखिए, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, मतलब जोर दे के समझाया गया है कि बस यही लाइफ है, एक बार जी रहे हैं दूसरी तरफ मर रहे हैं, एक बार जी रहे हैं दूसरी तरफ, उसके बीच की लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब ये सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, जीते हैं और मरने का वेट करते रहते हैं। ऐसा वो लोग जीते हैं और मरने का वेट करते रहते हैं, बीच के लाइफ से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। क्या है? कोई खुशियाँ ही नहीं है, समझिए, उनकी लाइफ में। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, यहाँ पे लास्ट में देखिए एक आया है रिचुअल्स। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट मतलब, हाँ, एक रिवाज है। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज होते हैं, सिर्फ एक रिवाज है वहाँ जो परमानेंट चलती। कौन सी? वो जो 2 रिवाज है, एक जीना और मरना। जी रहे हैं, मरने का वेट कर रहे हैं, जी रहे हैं, मरने का वेट कर रहे हैं, बस ये 2 रिवाज चलते रहते हैं। उनको बीच की लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। आगे चलिए। द रिवर हैज अ सॉल। इन द समर इट कट थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ समटाइम्स। द रिवर हैज अ सॉल। हमारे शहर में एक छोटी सी नदी भी है, नदी बहती है, धारा बहती है, और क्या है जो नदी है वो कैसी है, उसकी भी अपनी फीलिंग्स है। नदी भी अपनी फीलिंग्स बताती है, नदी भी अमर है, नदी भी अमरता लिए हुए है। क्या कर सकते हैं उसे, उसको भी बहुत कुछ समझ में आता है। ये सारी चीज़ें जो देखती है ना, वो भी फील करती है नदी। तो अभी देखिए क्या कह रहे हैं। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड।
समर में क्या हो गया, कट्स थ्रू द लैंड मतलब उसकी जो धरती है, नदी की जो धरती है ना, वो क्या हो गई है, कट गई है। कट गई है का क्या मतलब, दरारें पड़ गई। दरारें पड़ गई क्या मतलब, नदी सूख गई है, मतलब तो वही हुआ ना, नदी सूख गई है। तो मतलब क्या है, देखिए इन समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ समटाइम्स। टोरेंट मतलब जो धार, और ग्रीफ मतलब शोक, दुख, मतलब कि वो दुख के साथ बह रही है। नदी दुख के साथ बह रही है। दुख के साथ बहना का मतलब क्या होता है, गर्मियों में नदी दुख के साथ बहती है। इसका क्या मतलब है, तो मतलब है कि जो नदी है उसमें पानी ही नहीं है, सारी दरारें पड़ गई है, बहुत मुश्किलों में चल रही है नदी, ऐसा। आगे देखिए, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। देखिए कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, कौन बोल रहा है, पोएट है ना। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ, वो अपनी ब्रीथ, अपनी सांस को रोक के रखी, थाम के रखी अपनी ब्रीथ को। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो अपनी सांसों को रोक के रखी। क्यों रोक के रखी है, क्योंकि वो वहाँ जी नहीं पा रही। कौन, नदी जी नहीं पा रही अपने लोगों के लिए, अपने अंदर रहने वाले जो फिशेस स्टार्स हैं, उन सब के लिए वो क्या कर रही है, बहती जा रही। क्यों बहती जा रही, ताकि उनको ऐसे जगह की तलाश में जा रही, ताकि उनके अंदर रहने वाली जो फिश है, वो स्टार्स है, वो सांस ले सके। ठीक है, समझ में आ रहा, ऐसी जगह बह सके जहाँ उनकी मछलियों की जान बच सके, जहाँ उस नदी की जान बच सके, वो ऐसी नदी, ऐसी जगह की तलाश में जा रही है। क्लियर है, चलिए। द रिवर्स एज अ साउल, द रिवर्स एज अ साउल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। देखिए, द रिवर एज अ साउल, फिर से कहा गया है, फिर से रिपीट किया गया। रिपीट क्या है, एक स्टेंजा में कहा गया, अभी इस स्टेंजा में फिर से आ गया। मतलब क्या है कि जो नदी है उसमें भी फीलिंग्स होती है, मतलब नदी अमर है, नदी अमर है, नदी कभी नहीं मरती, नदी में पानी कभी ख़त्म नहीं होता, सूखती है फिर से बहती है, फिर से बारिश की बूंदें जो आती है फिर से बहती। देखिए, द रिवर इज अ सोल, इट फीलिंग्स, उसको फीलिंग्स है, नदी की आत्मा अमर है, इंसानों की तरफ फील कर सकती है वो। इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन, उससे सब कुछ मालूम होता है। स्ट्रेचिंग, फैलती है, बहते जाती, पास्ट द टाउन, टाउन से आगे निकलते जाती है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, उसे मालूम है कि बारिश की जो पहली बूंद आएगी धरती पर, उससे धरती क्या होगी, उससे धरती को नया जीवन मिलेगा। पूर्णतः तृप्त तो नहीं होगी, लेकिन बारिश की पहली बूंद से नया जीवन, नए जीवन की शुरुआत तो होगी। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। तो सूखी पड़ी जो धरती है, सूखी पड़ी जो जीवन है, उसमें भी नई जान डाल देती वो बारिश की बूंदें। ये किसे मालूम होता है, नदी को मालूम होता है। इसीलिए नदी बहती है, आगे बढ़ते जाती, उस जगह की तलाश में आगे बढ़ते जाती, नए जीवन की तलाश में, सब कुछ को पीछे छोड़ देती है। ठीक है, मेरे स्मॉल टाउन को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे देखिए, एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप, द रिवर नोज द इमोर्टेलिटी ऑफ वाटर। मिस्ट मतलब होता है कोहरा, कोहरा छाता है ना, धुंध जो छाता है, माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी है ना। द रिवर नोज द इमोर्टेलिटी ऑफ वाटर, इमोर्टेलिटी मतलब क्या बताए थे, अमर होना, नदी जैसे अमर है कहना, इमोर्टेलिटी जो हमेशा अमर रहता है। तो जो कोहरा, माउंटेन टॉप में कोहरा एक सर्कल जैसा बना के रखता है, बहुत बड़ा सर्कल जैसा बना के रखता है। द रिवर नोज, रिवर को मालूम है द इमोर्टेलिटी ऑफ वाटर, उसे पानी की अमरता के बारे में मालूम है कि पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, पानी अमर है, पानी की अमरता के बारे में उसे पूरा मन। पहाड़ की जो धुंधली चोटी पर, उस कोहरे के ऊपर जब वो नदी जानती है उस पानी के ऊपर तक, नदी उधर से निकलती है, पहाड़ों से होके निकलती है, तो नदी उस धुंध को भी जानती, उस धुंध को देखी है उसने, देखा है उस नदी ने, है ना, कि पहाड़ों की चोटी पर एक सर्कल सा बनाए रहती नदी, उसे भी देखते हुए आगे बढ़ती। भाई नदी तो कहाँ कहाँ से होकर नहीं निकलती, उसे तो दुनिया जहान की चीज़ें मालूम है। ठीक है, यहाँ पर नदी को एक इंसानों की तरफ फील कराया गया है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब है तो नहीं, लेकिन कहने का यही मतलब है कि नदी सब जगह से जा कर के निकलती है और सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखती है। ठीक है, तो देखिए द इमोर्टेलिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की अमरता, पानी की अमरता के बारे में कि पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये इमोर्टल है। ठीक है, नदी का काम है बस बहना बहना बहना, बहुत सारी बातों को अपने अंदर समेटे समेटे बहते जाती है। उसे मालूम है कि पानी की जब पहली बूंद आएगी तो धरती को नया जीवन मिलेगा। उसे मालूम है कि मैं नई जगह में जाऊंगी तो वहाँ पे मेरे फिशेस को मेरी फिशेस अच्छे से नए जीवन के रूप में सांस ले सकेंगी। मुझे वहाँ मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे वहाँ और ज़्यादा पानी मिलेगा। चारों तरफ से नदियाँ इधर उधर से आकर के मिलती हैं ना, यहाँ पानी नहीं है तो क्या हुआ, आगे बढ़ूंगी वहाँ पानी मिलेगा। ठीक है, अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर। तो देखिए क्या कह रही है पोएट, कह रही है अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर। श्राइन मतलब होता है मंदिर, जो पवित्र स्थान होता है ना वो। तो हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, यहाँ जो बचपन की जो यादें हैं ना, बचपन की जो यादें, उसे मंदिर का एज लाइक मंदिर कहा गया है। ठीक है, बचपन की यादों को जिसे हम संजो कर रखते हैं उसे एक मंदिर जैसा बना कर रखते हैं। बचपन की यादों रूपी मंदिर, अपने बचपन की जो खुशी है उसकी यादों का एक मंदिर अपने अंदर मैंने समेटा हुआ रखा है। कौन कह रही, ममंगदाई कह रही है, पोएट कह रही है मेरे बचपन की खुशनुमा जितनी भी यादें हैं उसे एक मंदिर की तरह मैंने संजो कर रखा है, उसे उन यादों को बसा रखा है मैंने, अपने बचपन की यादों को अपने अंदर समेट के रखा है। आगे देखिए, स्मॉल टाउन ग्रोज विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर। बचपन की यादें तो मेरी बहुत अच्छी थी, बचपन तो मेरा बहुत अच्छा था, पर जैसे ही ग्रो हुए बड़े बड़े होते हैं लोगों को कल की बड़ी टेंशन हो जाती है, होती है ना, बड़े होते हैं तो। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब होता है चिंता, टेंशन फॉर द फ्यूचर, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। बचपन तो अच्छा बीतता है, हंसते खेलते मुस्कुराते बीत जाता है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं वैसे ही किसकी चिंता होने लग जाती है, किसका टेंशन होने लग जाता है, फ्यूचर का टेंशन होने लग जाता है। तो पोएम बहुत समझ आई होगी आपको। अच्छी है पोएम, बहुत ही अच्छी, मतलब ममंगदाई ने कितने अच्छे से, जहाँ वो रहती हैं जिसके बारे में, मतलब वो नदी से स्टार्ट किया और नदी में लाके ही ख़त्म किया उन्होंने, कि सब कुछ है मेरे गांव में, सब कुछ है, लेकिन बस मरना और जीना, ये दो जो रिचुअल्स है ये इस लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगे। कभी ख़त्म नहीं होंगे। बीच का जो है सुख और दुख, दिन रात, ये सब चलता रहता है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हाँ, मर रहे हैं, थोड़े दिन रो लिए, बाद में सब कोई भूल गए, फिर कोई किसी पे ध्यान भी नहीं देता। लेकिन वो जो नदी है वो बहते रहती है, आगे बढ़ते रहती है और सब कुछ देखते हुए आगे निकलते रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि पोएम आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, आज आपका ये पोएम सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2.8 तक का हमने पोएम पूरा, 2.1 से 2.8 तक आपका पोएम का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक बात बता दें आपको कि हमने 10th 9th 8th 7th के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, है ना। बायो और मैथ से रिलेटेड है फिलहाल। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप ले करके बाकी सब चीज़ें भी कवर अप करते जाएंगे, लेकिन कोई भी काम धीरे से स्टार्ट होता है, करना अच्छे से करना है तो धीरे से करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर हेल्प माई चैनल हेलो स्टडीज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हेलो स्टडीज़ मेरा चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, थोड़ा फ्रेंड्स को बताइए। अब इतनी मेहनत है तो थोड़ा आपसे भी एक उम्मीद है। ठीक है, और प्लीज़ पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।